Okay. So here is the very first question. Stuart Hall belongs to schools of cultural studies. देन यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बर्मिंघम और अमेरिकन। बड़ा इजी आंसर है इसका। ऑक्सफोर्ड से तो है नहीं, ये कैम्ब्रिज से है नहीं। जो कल्चरल स्टडीज है गाइज, इसका डेवलपमेंट कहां पर हुआ? सो डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस एट बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, है ना, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। दिस इज द राइट आंसर। मल्टीपल टाइम ये बहुत जनरल क्वेश्चन आपके रिवाइज किए गए हैं, बस यही आंसर है। बर्मिंघम इज द राइट वन आंसर। एंड स्टुअर्ट हॉल, रिचार्ड होगार्ट, रैमंड विलियम्स, तीन लोगों के नाम याद रखिएगा। स्टुअर्ट हॉल, रिचार्ड होगार्ट एंड रैमंड विलियम्स, these are known as the founding figures. These are known as the founding figures. ठीक है, यस, ये फाउंडिंग फिगर्स हैं। या नेक्स्ट वन पर हम चलें। ये देखिए नाम यहां पर लिखे हुए हैं, रिचार्ड होगार्ट, रैमंड विलियम्स। हाँ, along with Richard Hogarth, Raymond Williams and others, so they were the founding figures and जिन लोगों ने कल्चरल स्टडीज पर काम किया। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन देखिएगा प्लीज। विच ऑफ दीज आर करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क्स बाय डोरिस मे लेसिंग एंड देम रेस्पेक्टिव? द गोल्डन नोटबुक, तो बेसिकली इनकी थीम क्या है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट थीम एंड द वर्क। सो देखिए, द गोल्डन नोटबुक, द गुड टेररिस्ट, सिकस्त, अल्फ्रेड एंड एमली, द ग्रास इज सिंगिंग। ये देखिए, ये पूरे ऑप्शन लिखे हैं ए बी सी डी एंड ई, एंड देन लेटर ऑन आपको यहां पर एक राइट कॉम्बिनेशन चूज करना है प्लीज। सो द राइट वन कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है इसका? करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क्स बाय डोरिस मे लेसिंग। देखिए, डोरिस मे लेसिंग गाइज वन ऑफ द वेल नोन राइटर। बहुत सारे गाइज डिफरेंट पैटर्न के इन्होंने वर्क लिखे हैं। अगर इसके हम राइट कॉम्बिनेशन की बात करें, सो ई बी ए इज द राइट कॉम्बिनेशन, ई बी ए। क्योंकि देखिए हर एक की थीम मैंने यहां पर डिफाइन की है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन जस्ट। द गोल्डन नोटबुक जो 1962 में आया था, दिस इज अ नॉवल बाय लेसिंग। Golden Notebook is the story of writer Anna Wolf and 4 notebooks in which she records her life and her attempt to tie them together in। यानी कि Anna Wolf की लाइफ को 4 बुक्स में लिखा गया है and that is basically known as the Golden Notebook। और लिखा किसने? डोरिस में लेसिंग ने, है ना, यस। सो इसमें आपको डील्स विद जोहर ट्रैवलिंग टू रहोंडा, या ये भी देखने को गाइज आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर वर्क में। द गुड टेररिस्ट is a 1985 political novel written by Doris May Lessing. The book protagonist is Neve Drifter Ellis. Ellis is the lead character. Then Sikasta. So guys, ये recolonized planet. So ये basically एक वर्क है, 1979 का वर्क है, और ये भी एक नॉवल बेसिकली साइंस फिक्शन के पैटर्न वाला डोरिस मे लेसिंग के साथ एसोसिएटेड है। और इसे कैनपस ऑफ आर्गस सीरीज में पुट किया गया है। जैसे कभी कभी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, द राइटर ऑफ कैनोपस इन आर्गस, ये एक सीरीज है। कैनोपस इन आर्गस ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ नॉवेल्स है एसोसिएटेड विद डोरिस मे लेसिंग एंड अल्फ्रेड एंड एमली, अ बुक बाय डोरिस मे लेसिंग, अ न्यू हाइब्रिड फॉर्म, पार्ट फिक्शन, पार्ट नोटबुक, पार्ट मेमोयर। इसे बेसिकली आप पार्ट फिक्शन का पैटर्न समझते हैं। एंड द ग्रास इज सिंगिंग, ये तो 1950 में आया था, काफी गाइस पॉपुलर वर्क है ग्रास इज सिंगिंग। ये कई बार आपके मैचिंग में आया है। डोरिस मे लेसिंग आपकी मैचिंग में काफी आती हैं, लाइक द गोल्डन नोटबुक और ये वाला जो द ग्रास इज सिंगिंग, दीज आर द 2 वर्क्स जो मैचिंग आ जाते हैं ना, लाइक वन साइड टू अदर वन साइड जो मैचिंग करनी होती है। Gayatri Bahadur wrote an autobiographic novel titled An Era of Darkness, Dauka Puran, The Khole Woman, Rama's Banishment।
ये कूली वुमेन है या कोले वुमेन, दोनों टाइप से ऐसे लिखा रहता है, लेकिन कूली वुमेन इसको बेसिकली कंसीडर किया जाता है, ठीक है। हाँ, जो पेपर आया था उसमें कुछ ऐसा ही था। अच्छा, दो ऑप्शन सेम थे, कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं। एक ऑप्शन इनमें से मान लीजिए एक को हटा दीजिए, मान लीजिए जैसे इसमें ई आ गया है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, इसे ई बी ए कर लीजिए, तो इसे ए बी डी, ए बी और डी कर दीजिए, बस यही हो सकता है, डी कर दीजिए इसे। ये टाइपिंग की थोड़ा एरर है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जैसे। सो गायत्र बहादुर, गायत्र बहादुर का नाम वैसे हम लोगों ने देखिए बड़ा कम सुना होगा, है ना। हाँ, बहुत कम सुना होगा। इसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि गाइस गायत्र बहादुर मतलब एक समझिए कि नए राइटर, नई राइटर टाइप में है ना। यस, सो गायत्र बहादुर अगर वैसे देखा जाए तो ये एक अमेरिकन राइटर है, गिनीज अमेरिकन राइटर, एंड सी रोट अ वर्क इंटाइटल्ड व्हाट गाइस, गिनीज अमेरिकन राइटर, और इन्होंने वर्क लिखा कूली वुमेन, यही कोले वुमेन या कूली वुमेन, COLLIE, ये देख रहे हैं ना। यस, सो ये बेसिकली एक वर्क है, और वही एडवेंचर तमाम सारी चीजें। ये इतना फोकस में क्यों आई, बिकॉज सी रिसीव्ड जॉर्ज ऑरवेल प्राइज इन द ईयर 2014। देखिए एनटीए आपका आजकल एक न्यू ट्रेंड पर है, लाइक 2001 से लेकर के 2019 या 2020 तक के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को, या जो बहुत हाईलाइटेड हुए हो रिसेंट में, तो उनके बारे में काफी पूछ लेता। देखिए जैसे 2014 है, ओके, यस, ये 2014 है, और इसके पहले आपने कभी गायत्र बहादुर का नाम नहीं सुना होगा। सुना था इसके पहले? नहीं, मैंने भी नहीं सुना था भाई, मैं तो ऐसे नहीं कहूंगा, पढ़ा भी नहीं था। ओके, नेक्स्ट वन। सो गाइज ये वाला देखिएगा प्लीज, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो ये अवॉइड कर लीजिएगा, बट ये जरूर देखिएगा। सलीम अली, जिम कॉर्बेट, कैलाश सनिखला एंड एम कृष्णन। तो ये देखिए जो मैचिंग वाला पार्ट है ना, तो इसमें सलीम अली व्हाट ही रोट, जिम कॉर्बेट व्हाट ही रोट, एंड कैलाश सनिखला एंड एम कृष्णन, ये इनके वर्क दिए हुए हैं, और उधर साइड इनके नाम है। ओके, ये एक्चुअली में ये वाली टाइपिंग मेरी ही है, तो जैसे मैं टाइपिंग में प्रो नहीं हूं, सो समटाइम्स इट हैपेंस की गलतियां हो जाती हैं, है ना। लेकिन अभी जो आपको मिलेगा इसका पीडीएफ इस पेपर का, तो वो पीडीएफ बिल्कुल सही आएगा, मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, सही होगा। द राइट वन आंसर गाइज, अगर यहां पर हम लोग मैच करें तो देख लीजिए सलीम अली। सो गाइज इनका एक वर्क है द फॉल ऑफ स्पैरो। ए को सेकंड से मैच कर दीजिए, ए को सेकंड से मैच करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन ये है, एंड अनदर वन दिस इज द ऑप्शन। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट को अगर आप मैच करें तो किससे मैच करेंगे? जिम कॉर्बेट माई इंडिया, देन कैलाश सनिकला नाइट एंड डेज, यस, नाइट एंड डेज ये इनका है एम कृष्णन का, और ये है सनिकला का वाइल्ड ब्यूटी, यस, वाइल्ड ब्यूटी, ये आपकी मैचिंग है बेसिकली। ओके, दिस इज द मैचिंग। अब ये इंडियन राइटिंग से है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अगर आप इंडियन राइटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सो इन इंडियन राइटिंग के इंट्रोडक्शन में ही गाइस आपको जिम कॉर्बेट का नाम या फिर सलीम अली का नाम आपको मिलेगा। जिम कॉर्बेट तो डेफिनेटली मिलेंगे, है ना। हाँ, बी से सिलेक्ट हो रहा है, यस, बी से। सो ये गाइज आपको जिम कॉर्बेट जरूर मिलेंगे आपको, बस आप इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का जस्ट आप इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़िए तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। Which of the following articles of Indian Constitution made the provision for use of English alongside Hindi for official purpose for 15 years? Article 351, Article 344, Article 343 and Article 348.
ये याद है ना, ये तो बहुत इजी है और आपको याद भी होगा, करेक्ट? यस, इजी एंड एज वेल एज बच्चों को याद भी रहता है। नहीं याद रहता है भाई, याद कैसे नहीं रहेगा, याद तो 100% रहेगा ना, बिना याद रहे काम नहीं चल सकता। ओके, सो द राइट आंसर, द राइट वन आंसर, क्योंकि गाइज इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इंग्लिश अलोंगसाइड हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस फॉर 15 ईयर्स। तो शुरू में, बिगिनिंग में गाइज, है ना, यस, बिगिनिंग में 343, आर्टिकल 343, जब इंडिया गाइज इंडिपेंडेंट हुआ, सो इंडिपेंडेंट होने के बाद ये बात आई कि लैंग्वेज के मामले में क्या कहा जाए, क्या अगर इंग्लिश जो लैंग्वेज है, क्या इसे टोटली रिमूव किया जाना चाहिए या फिर क्या ऐसा किया जाना चाहिए, मतलब बेसिकली ये एक चर्चा थी। देन गाइज लेट एट दैट टाइम पीरियड 15 ईयर के लिए से पुट किया गया कि यस, फॉर 15 ईयर वी आर पुटिंग द लैंग्वेज एंड विद इन 15 ईयर वी विल ट्राई आवर बेस्ट सो दैट हिंदी लैंग्वेज को काफी अच्छे से प्रमोट कर दिया जाए। बट यू ऑल आर फैमिलियर, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट पीपल्स, है ना, तो सब अलग अलग टाइप के पैटर्न में चलते हैं। सो देन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, दैट्स व्हाई दे फाइनली डिसाइडेड टू पुट इंग्लिश लैंग्वेज एज, टू पुट इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड, पहले 15 ईयर के लिए और बाद में फिर उनको करना पड़ा कि चलो भाई अब आप क्या करें, सो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, है ना, कि मतलब जब देखा जाएगा, जब हो सकेगा इंप्रूवमेंट। या दिस वाज द पार्ट। प्लीज लाइक कर दीजिएगा एक बार वीडियो को। यस, अकॉर्डिंग टू रोला एंड बार्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स आर कॉमन टू ऑल नैरेटिव? सिंथेटिक कोड, पैरियोरेटिक कोड, सेमिक कोड, हार्मेन्यूटिक कोड, सिंबॉलिक कोड। देखिए रोला एंड बार्थ एक्चुअली गाइज हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस डे वी वर सॉल्विंग पेपर ऑफ 2023 और 2023 के पेपर में हमने क्या देखा था, दैट रोला एंड बार्थ वाज देयर, है ना, इमेज, म्यूजिक एंड टेक्स्ट लाइक दिस, एक ऐसा कोई वर्क था। रोला एंड बार्थ के 2-3 वर्क्स को पूछा गया था एंड एवरी सिंगल टाइम गाइस कोई ना कोई वर्क आपके बार्थ का पूछा जाता है। सो प्लीज ऑल द कैंडिडेट्स आप इसको ध्यान रखिएगा जरूर। सो सिंथेटिक कोड, प्रोएरेटिक कोड और सेमिक कोड और हार्मेन्यूटिक कोड और सिंबॉलिक कोड। So codes are common in all narrative. According to Rolla and Barthes, these are the codes that are common. B, C, D and E means pro-ariatic code, semicode and hermeneutic code and symbolic code. But synthetic codes are not there. ये guys आपके कोड हैं, hermeneutic, perioratic, semantic and symbolic and cultural. 5 types of codes are there. 5 types of code are there: hermeneutic, pro-ariatic, semantic, symbolic, cultural। और ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस, तो ये कहां पर नजर आता है, एक इनका वर्क है S and Z। S and Z is the name of his work। हाँ, S and Z and Death of the Author, these are the famous work। यू में से वेल नोन वर्क एसोसिएटेड विद द राइटर, है ना। यस, बहुत वैसे तो देखा जाए तो रोला एंड बार्थ के बहुत सारे मतलब वर्क हैं। ही वाज बेसिकली अ फ्रेंच एसेइस्ट। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्क के नाम आपके लिए बता देता हूं, है ना, मेरे पास एक लिस्ट थी। जैसे देखिए माइथोलॉजीज, 1957 में एसेज का इनके कलेक्शन आया था ना, माइथोलॉजीज। राइटिंग डिग्री जीरो, राइटिंग डिग्री जीरो 1953 के टाइम पीरियड में आया था गाइस। डेथ ऑफ द ऑथर 1967 के टाइम पीरियड में आया था, है ना। यस,
मेन इंटरेस्ट अगर इनकी बातचीत करें तो नैरेटोलॉजी, लिंग्विस्टिक पैटर्न एंड ऑल पर काफी कुछ काम किया है आपके रोलैंड बार्थ्स ने। मैंने एक जगह काफी अच्छे से नोट डाउन किया था रोलैंड बार्थ की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। What is meant by corporate author in research? रिसर्च में कॉर्पोरेट ऑथर किसे कहा जाता है बेसिकली? What does it mean? कॉर्पोरेट ऑथर, What does it mean by corporate author? देखिए कॉर्पोरेट ऑथर्स, a writer who belongs to corporate company, a writer who writes on matters of corporate affair, a work produced by an institution, an association or government agency, a renowned author। देखिए renowned author से यहां पर तो कोई मतलब है नहीं, है ना। a writer who writes on matter of corporate affairs, तो corporate affairs पर तो बहुत सारे लोग लिखते, लोग न्यूज़पेपर में भी लिखते हैं, है ना। a writer who belongs to a corporate company, तो ये कॉर्पोरेट कंपनी से एक राइटर बिलोंग करता है। वैसे राइटर देखिए पार्ट होता है सोसाइटी का, कॉर्पोरेट अलग है, बट हाँ कोई कॉर्पोरेट सेक्टर अपॉइंट कर ले किसी को, वो चीज अलग है। एक्चुअल मीनिंग जो रिसर्च में है ऑफ कॉर्पोरेट ऑथर, दैट इज अ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन, एन एसोसिएशन और गवर्नमेंट एजेंसी, और उसी को बेसिकली कॉर्पोरेट ऑथर नाम दिया जाता है ना। यस, जैसे हमारी अनअकैडमी का भी एक वर्क है, एक बुक है बेसिकली जो अनअकैडमी पर बेस्ड है, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो जो वर्क है दैट इज अ कॉर्पोरेट वर्क। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड, मैल्कम ब्रैडबरी, डेविड लॉज, किंग्सले एमिस एंड सीपी स्नो। तो देखिए जैसे ये इंसान, ये किंग्सले एमिस, ये महान हस्ती है ना, मतलब महानतम इंसान है, आप ऐसा कह सकते हो, नहीं कहेंगे? वैसे आपको कहना चाहिए, अगर आप नहीं कह रहे हैं तो मामला गड़बड़ है डेफिनेटली। देखिए किंग्सले एमिस का बहुत ही फेमस वर्क है सी सेकेंड यानी लकी जिम, और सी सेकेंड आप देख लीजिए कहां पर है, सी सेकेंड यहां पर है, मतलब ये आंसर सही है बस। लकी जिम, किंग्सले एमिस, लकी जिम। मैल्कम ब्रैडबरी की अगर आप बात करेंगे, सो मैल्कम ब्रैडबरी, अच्छा इसमें देखिए ए दो जगह पर लिखा हुआ है ना। हाँ, डेविड लॉज, सो चेंजलिंग प्लेसेस डेविड लॉज का है, आई थिंक होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, 1 मिनट के लिए प्लीज। हाँ ये देखिए, ये यहां पर मैंने थोड़ा डिटेल, वो थोड़ा ऑप्शन में एक गड़बड़ है, डबल ऑप्शन है। ये देखिए Changing Places 1975 associated with David Lodge, the history man associated, it's a guys you know also campus। देखिए यहां पर ये भी फोकस है कि ये कैंपस नॉवल है, ये भी देखिए कैंपस नॉवल है। लकी जिम इज ऑल्सो अ कैंपस नॉवल, है ना। द मास्टर्स, दिस इज अ वर्क बाय सीपी स्नो, लेकिन ये भी गाइज एक कैंपस नॉवल है। मतलब यहां पर जो एक्चुअल क्वेश्चन है ये वाला एक्चुअल, सो गाइज एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना ये कैंपस नॉवेल से है। देखिए पहले कितने स्टाइल में क्वेश्चन पूछ लिया है ना। यस, कैंपस नॉवेल है, नॉवेल्स हैं गाइज। कैंपस नॉवेल्स आर द नॉवेल जो बेस्ड होते हैं बेसिकली कहां पर, किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस, इंस्टीट्यूशन के कैंपस के सराउंडिंग में बेस्ड होते हैं, है ना। तो आप भी अपने यूनिवर्सिटी लाइफ की लव स्टोरी मत लिखना शुरू कर दीजिएगा, बोलिएगा आई एम राइटिंग अ कैंपस नॉवल, है ना। मैं लिख सकता हूं, आप मत लिखिएगा, मेरे लिए फ्रीडम है, लेकिन आप ना लिखिएगा। आप क्या करेंगे लिख करके? नेक्स्ट वन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर एप्रोप्रिएट अबाउट लैटिन अमेरिकन लिटरेचर। ये मतलब मैं कहूंगा कि इसको तो आपको खास देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है। जिसने लैटिन अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा हो, दिस टेक्स्ट क्वेश्चन टेकन बाय यू इन प्रीवियस लेक्चर, आई वॉच्ड दैट लेक्चर। रेखा मैन, मैंने हो सकता है ये क्वेश्चन लिया हो, और ये जो है 2022 का पेपर फिर से एक बार सॉल्व है, मैं करवा रहा हूं दोबारा से। 2022 आई हैव ऑलरेडी टेकन क्लासेस ऑन पेपर,
ऑन द पेपर 2022। शिफ्ट 1 पे लिया होगा, शिफ्ट सेकंड पे लिया है या नहीं लिया पता नहीं। अभी ये शिफ्ट 1 है, फिर शिफ्ट सेकंड भी लेंगे, देन 2021 पर भी लेना है, 2019 पर भी लेना है। मतलब 5 ईयर के क्वेश्चंस में आपको रिपीट करवाऊंगा। बस थोड़ी बहुत चीजें आपको पता जरूर चल जाएंगी एटलीस्ट। देखिए इसके राइट आंसर पर चलते हैं, सी एंड डी ओनली राइट आंसर। सो सी एंड डी, डेजुई पोर्ट्स स्टोरीज डिपिक्ट द जियोग्राफी ऑफ द चिलम्बालम टाउन्स। क्या बात, appropriate. And then D, that is Quechua had a wider popularity and presence across different nation। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना? यस। हाँ, यतेश आप कहाँ से पढ़े हो, प्रिपरेशन कहाँ से किए हो? अच्छा, ये बात है। चलो, यतेश की आजकल डिमांड काफी है भाई, आजकल सब लोग पूछते हैं यतेश यतेश। लेकिन समझ लीजिए, मुझे पहले लगता था कि ये यतेश कोई लड़का है, देन लेटर ऑन पता चला, लेटर ऑन देन आई केम टू नो कि ये यतेश लड़का नहीं है कोई। द एंशियंट एंड मॉडर्न क्वेरल इन वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये कहां पर नजर आता है आपको? 100 BC एंड देन 5th century CE, 16th century CE, 20th century। आजकल के नाम भी इतने खतरनाक हैं। जैसे देखिए, अब मेरा नाम राजवीर है, तो कोई नाम सुनकर के ही समझ जाएगा किसी लड़के का नाम होगा, है ना? यस, लेकिन क्या करें। सो द राइट आंसर इज गाइड 16th century। कहते हैं 16th century में बेसिकली ये एंशियंट एंड मॉडर्न क्वेरल। वैसे एंशियंट एंड मॉडर्न क्वेरल 16th century में कैसे है, थोड़ा कम समझ में आता है कि हाउ इन 16th century। खैर, इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत डिस्प्यूट राइज हुए थे, और होता है ना जिसके कि इस क्वेश्चन को चैलेंज भी किया गया था, और ये क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए कि जय श्री राधे टाइप है। वैसे ये एंशियंट एंड मॉडर्न क्वेरल्स की बात एक तो नजर आती है हमें बैटल ऑफ द बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, है ना? बैटल ऑफ द बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट का तो नाम आपने सुना है, यस। सो यहां पर देखिए, इन विच ईयर माइल्स कावर्डेल ट्रांसलेटेड द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। बाइबल ट्रांसलेशन हमने पढ़ा था guys, one class I have taken on Bible translation on Unacademy the learning app, free special class that was based on Bible translation। जैसे मैंने ट्रिलॉजी पर लिया था, on the same way taken class on ट्रांसलेशन, ये बाइबल ट्रांसलेशन। तो देखिए, बाइबल ट्रांसलेशन का सही आंसर है आपके लिए 1535 द कावर्डेल बाइबल, माइल्स कावर्डेल बाइबल, compiled by Miles Coverdell and published in 1535, was the first complete modern English translation of Bible। First complete modern English translation of the Bible, not just the Old Testament or New Testament, and the first complete printed translation into English। ये वाइक्लिफ की गाइज एक मैन्युस्क्रिप्ट थी। अच्छा, एक और बात गाइस, जैसे कि एक और बाइबल बहुत ही फेमस है, जैसे 1611 है ना? यस, ये बाइबल कौन सी है? अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, है ना? यस। अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल याद है आपको? अरे ठीक है, तो 2 बार है तो इसको 36 कर देते हैं, 36 कर दीजिए। वो एक्चुअली में क्या है ना, जैसे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको स्कैन किया जाता है, स्कैन करने के बाद इस पे स्लाइड पे डाला जाता है थोड़ा फास्ट काम करने के लिए, तो कई बार ये मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे अब जैसे यहां पर 3 लिखा होगा, तो ये जैसे मान लीजिए 3 लिखा था, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो 5 हो गया, है ना? तो ऐसा है, ये जैसे लिखा रहा होगा 33, 34, 35 और 56, ऐसा कुछ करके लिखा रहा होगा ये, ठीक है? 35 आप मान लीजिए, करेक्ट आंसर पर आप फोकस कर लीजिएगा।
जेंडर एंड नेशन, ग्रीक होमोसेक्सुअलिटी, द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी, द सोल ऑफ ब्लैक फोक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वाले से देना चाहिए, द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक, क्योंकि ये ऐसा वर्क है जो आपको लगभग नजर आएगा, है ना। यस, द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक, सोल्स ऑफ ब्लैक फोक, डब्ल्यू.ई. बोइस। तो देखिए ये डी को थर्ड से मैच कर लीजिए, डी थर्ड कहीं पर नजर आ रहा है क्या, यहां पर नजर आ रहा है मुझे डी थर्ड, मतलब हम फोर्थ को आंसर ले सकते हैं क्या। सर को कुछ ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, अच्छा ये वाली बात है। नहीं अंकिता, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी ऑप्शन से विशेष प्यार और लगाव नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब चीजें रिपीट। अब जैसे ये देखिए, ये है ना, ये अब जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं, आपका पेपर आता है तो वो अलग ही पैटर्न में हमें मिलता है, तो जब वो पेपर आता है तो उसकी टाइपिंग की जाती है ना। अरे पहले आप लोग पढ़ लो, आपने बताया नहीं, क्या क्या आप लोग पूछते रहते हो। सर अभी कोई न्यू बैच स्टार्ट हो रहा, मतलब पूरी क्वेरीज जैसे ही क्लास चलती है, राजन है ना, जैसे ही पूरी क्लास चलती है तो पूरी क्वेरीज आ जाती है। अभी बैच नया चल चुका है, चेक कर लीजिएगा। आज तो पूजा पाठ करके आए हैं क्लास लेने। क्या करें, कल आप लोगों ने मन अशांत कर दिया था, है ना, इतने गजब गजब के क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं क्लास में। डब्ल्यू.ई. डू बोइस, D3 को आपने मैच किया, तो देन C फर्स्ट मैच कर लीजिए, सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी, कैथरीन, एंड देन ग्रीक होमोसेक्सुअलिटी। सो ग्रीक होमोसेक्सुअलिटी के बारे में किसने लिखा था, बी सेकेंड है। देखिए ये अब यहां पर देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है ना, तो यहां पर ऐसे सेकेंड होना चाहिए था, इजे डोवर। एंड जेंडर एंड नेशन, तो ये हो गया नीरा यूवल डेविस का, ठीक है बस। नेक्स्ट वन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वर पोएट लॉरिएट्स ऑफ इंग्लैंड। गजब, आंसर कीजिए जल्दी से, राइट वाला। बच्चा पार्टी, आप लोगों को नहीं पता कि मैं कितनी तकलीफ में भी रहता हूं तब भी पढ़ाता हूं, क्योंकि ये जीवन का सवाल है ना, आप लोग नहीं समझेंगे। कई बार जैसे थोड़ा बीमार हो जाता हूं मैं, बीमार में मैं अगर कुछ बीमार होता हूं तो मेरा बीपी बढ़ता है, तो कई बार मेरा बीपी जैसे बढ़ा भी रहता है, तब भी मैं टेबलेट दवा लेकर के फिर भी आप लोगों को पढ़ाने आता हूं, है ना। और आप लोगों को ना पढ़ाने के लिए कहिए, ये कहिए कि ये मेरे जीवन का सवाल है, क्योंकि ये मेरी जॉब है ना। अगर ये मेरी जॉब नहीं होती, मेरी कोई गवर्नमेंट वाली होती, तो हो सकता है मैं बैठ करके आराम से कहीं राधे राधे बोल रहा होता, है ना, लेकिन ये मेरी जॉब है, तो मतलब मुझे करना भी अच्छा लगता है। और कई बार जैसे आओ क्लास में तो आप लोग बिल्कुल जान निकाल लेते हैं, प्राण। एंड आई नेवर विश कि यार आप लोग ऐसा कुछ किया करो, ऐसा मत किया करो, है ना। तो कई बार क्या होता है ना, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं एडजस्ट करके कि चलो भाई करना है, पढ़ाना है ना। तो वो सारी चीज है, बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखने रखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो बेसिकली क्वेश्चन था, तो ये आपको पता ही होगा कि आंसर ये वाला माना था आपके आंसर की में, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अल्फ्रेड ऑस्टिन और रॉबर्ट ब्रिज तो ठीक है, अल्फ्रेड ऑस्टिन एंड रॉबर्ट ब्रिज ये तो ठीक है, लेकिन बाकी गलत हो जाता है ये क्वेश्चन, है ना। यस, ए बी होना चाहिए था यहां पर, तो जैसे ये अल्फ्रेड ऑस्टिन और ये रॉबर्ट ब्रिज। वॉट्स डंटन और ऑस्कर वाइल्ड ऐसा नहीं रहा, इसीलिए ये क्वेश्चन खत्म किया जाता है। फिलिप सिडनी आर्केडिया, आर्केडिया ये वही है जो अपनी सिस्टर के लिए इन्होंने लिखा था। क्या नाम था इनके सिस्टर का, मैरी। सो मैरी के लिए इन्होंने आर्केडिया लिखा था, है ना। So influence of whom can be seen? The Spanish romance of Montaigne, the Ethaham paintings of Veronese, the Arthurian legends, the metaphysical poetry. चलिए, तो राइट आंसर कर लिया जाए। राइट आंसर का मतलब है ये वाला राइट आंसर, स्पेनिश रोमांस ऑफ मॉन्टेमेयर। देखिए एक बात याद रखिए कि सिडनी के आर्केडिया में स्पेनिश मॉन्टेमेयर रोमांस था, एक बेसिकली स्पेनिश रोमांस, उसका इफेक्ट है।
इथाहम पेंटिंग्स ऑफ वेरोनीज, ये तो हमें नहीं ज्यादा पता। अर्थुरियन लेजेंड, जैसे फेयरी क्वीन एक वर्क है जो अर्थुरियन लेजेंड पर बेस्ड है। किंग अर्थर एंड हिज राउंड टेबल नाइट्स, अच्छा पता है राउंड टेबल नाइट्स के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता था। पता है आपको राउंड टेबल नाइट्स उनको क्यों कहा जाता था और ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्यों है कि उन्हें राउंड टेबल नाइट्स कहा जाता है? एनीवन गाइस प्लीज ऑन कमेंट बॉक्स, अगर किसी को भी पता है बताइए जरूर 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 बताइएगा। मुझे अभी कल पता चला ये राउंड टेबल क्यों है। डू यू नो गाइज व्हाई राउंड टेबल? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। राउंड टेबल गाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो किंग अर्थर थे ना, ARTHUR, तो किंग अर्थर ने शादी की थी किसके साथ? ग्यानवो के साथ, है ना। और जब ग्यानवो के साथ शादी किया था इन्होंने, तो इनके जो फादर इन लॉ थे वो भी एक किंग ही थे और ग्यानवो प्रिंसेस हो गई है ना, तो उनसे शादी किया। तो इनके फादर ने इनको एक टेबल गिफ्ट में दी थी। टेबल, इस टेबल की कैपेसिटी थी कि इसमें 150 पीपल्स बैठ सकते हैं चारों तरफ, है ना। यस, सो 150 जो है कैंडिडेट्स मतलब बैठ सकते हैं। तो किंग अर्थर ही वॉज अ लेजेंडरी किंग और इनके कई सारे नाइट्स थे। तो जैसे कोई नाइट अच्छा काम करता था, जब उसको रिवॉर्ड वाली बात आती थी तो फिर उसी टेबल पर बैठ करके ये सब कुछ डिस्कशन होता था एक्चुअली में, और उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता था। सो दैट्स व्हाई गाइस इनको राउंड टेबल, क्योंकि वो टेबल जो था वो राउंड टेबल था। ये ऐसा मामला था, मैंने जब कल पढ़ा तब पता चला। यस, दहेज में मिली थी इनको वो राउंड टेबल, समझ लीजिए, अपनी वाइफ के फादर से। तो ये वाली कहानी थी गाइस, बड़ी लंबी देखिए कहानी थी ना। हाँ, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग बुक्स। फाइंड आउट कर लीजिए करेक्ट सीक्वेंस। आज पता चल गया ना आपको, आप खुश हो जाइए। आप लोग खुश नहीं होते क्या? आप लोग खुश हो जाया करिए, ये तो न्यू नॉलेज है, क्या बात है। अब लिटरेचर इज माई लव, और लिटरेचर के साथ तो मैं जुड़ ही गया हूं, तो क्या करें। अब जिंदगी में ऐसा लगता रहता है ना, कुछ नया नया नॉलेज भी लेते रहो। जा रहे थे ओके। यस, सो गाइज इसमें करेक्ट सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। देखिए ये करेक्ट सीक्वेंस में आपका सी ऑप्शन सही है। क्यों? हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, तो ये 1961 में आया था, VS नायपॉल का। एरिया एंड एरिया ऑफ डार्कनेस, VS नायपॉल 1964। इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन 1977, and India a million mutineers, so this is 1990। all are the work associated with Naipaul, है ना, NAIPAUL नायपॉल। VS नायपॉल विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, है ना, या विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। देखिए जो VS नायपॉल है ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ जाए तो देखिए, या तो पूछा जाता है इनसे किसी वर्क बेस्ड पर। अब देखिए जैसे ये क्रोनोलॉजी पुट कर दी, समटाइम्स एनी कैरेक्टर जो बहुत ही फेमस कैरेक्टर होगा
है ना। जैसे एक बार लाल सिंह करके ऐसे ही कुछ कैरेक्टर के बारे में पूछा था। कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट वाज पास्ड इन, इसके बारे में जानकारी मुझे तब भी नहीं थी और आज भी खास जानकारी नहीं है ना। कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म, सो कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म 1988 के टाइम पीरियड में कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1988। क्या है मल्टीकल्चरलिज्म? मतलब ये एक ऐसी कंट्री है कनाडा जिसमें बेसिकली देखा जाए तो मल्टी कल्चर्स को एक्सेप्ट किया गया है, मल्टी कल्चर पॉलिसी, है ना। यस, कई बार होता ना कि बहुत सारी कंट्रीज मल्टी कल्चर की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करती, वहां की गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करती, ऐसा होता है ना। यस, हाँ, ग्रेट। नेक्स्ट वन, मैच द लिस्ट वन विद सेकेंड वन। सो दिस इज फेसेस अलोंग द बार ailing to their average day, the awful daring of a moment's surrender, bent double like old beggars under sacks, I saw the best mind of my generation destroyed by madness। क्या बात है, आंसर कीजिए फटाफट। अरे मैं कहीं गया नहीं हूं, जैसे कभी कोई काम आ जाता है ना बीच में, पानी पीना है, थोड़ा साइड में खड़े होना है, थोड़ा खांसी आ जाती है तो उधर चले गए, है ना। आप लोग परेशान मत होइए, मैं आज तभी आप जाऊंगा क्लास से बाहर जब ये क्लास पूरी हो जाएगी। हो सकता है आप चले जाओ। कुछ बच्चे मेरी क्लास के इतने रेगुलर हैं, आई रियली गाइज उनका मैं थैंकफुल हूं, बिकॉज ऑलवेज इन माय क्लासेस एंड ऑलवेज अटेंड करते हैं। गॉड उनकी जल्दी से सुन लो फटाफट, जो जो अटेंड करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो मैं चाहता हूं कि फटाफट उनको क्या मिल जाए, जल्दी से सक्सेस मिल जाए। देखिए राइट आंसर इसके लिए कौन सा होने वाला है, देखिए एक मैच करें क्या, हम लोग मैच कर लेते हैं। ये जो बेंट डबल वाली लाइन है, लाइक ओल्ड बेगर्स, ये वाली लाइन मेरी पढ़ी हुई है, ओल्ड बेगर्स वाली, अंडर सैक्स। तो ये वाली जो लाइन है विल्फ्रेड ओवेन ने लिखी है। सी को फर्स्ट से मैच करना है और सी को फर्स्ट से मैच करने पर एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, दो ऑप्शन नजर आते हैं। ओके, यस। इसके बाद जो डी वाला है, आई सा द बेस्ट माइंड्स ऑफ माई जनरेशन डिस्ट्रॉयड बाई मैडनेस, तो ये वाली बात मुझे पता चली थी कि ये बेसिकली जिन्सबर्ग, एलन जिन्सबर्ग के साथ एसोसिएटेड है ये, यानी डी को थर्ड से मैच करना। डी थर्ड यहां पर है और यहां पर भी है और यहां पर भी है, मतलब अभी बात नहीं बन सकती। वाह, द ऑफुल डेयरिंग ऑफ मोमेंट्स सरेंडर। बी ऑप्शन की बात करें तो ऑफुल डेयरिंग जो है, ऐसा लगता है कि टी.एस. एलियट के लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक से है ना। सो बी को सेकेंड से मैच कर लिया जाए। बी सेकेंड आपको यहां पर बस नजर आता है ना। यस, तो टी.एस. एलियट वाले से ही हो सकता है, द ऑफुल डेयरिंग ऑफ मोमेंट सरेंडर। फेसेस अलोंग द बार एलिंग टू देयर एवरेज डे, के डब्ल्यू.एच. ऑडेन है, डब्ल्यू.एच. ऑडेन है, ठीक है। यस, ग्रेट। नेक्स्ट वन देखिए, Which among the following is appropriate about Ngugi wa Thiong'e's article Literature in Schools? देखिए इनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते रहते हैं, रिपीटेडली पूछते जाते हैं, बट कौन सा पूछ ले ये नहीं पता चलता। कौन सा पूछ लेते हैं ये कभी नहीं पता चलता, बट हाँ ये है कि रिपीटेडली कई बार पूछते रहते हैं, कई बार पूछते रहते हैं। सो ये आर्टिकल के बारे में इनके लिटरेचर इन स्कूल्स, नगुगी व थियोंग। सो लिटरेचर इन स्कूल को लेकर के ACD और राइट आंसर है। ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मैं झूठ नहीं बोल सकता अभी। The article discusses the relevance and adequacy of present education system. Then it reflects negatively upon the literature taught to the Kenyan students in national schools, है ना। और इसके बाद है D,
It argues that cultural imperialism distorts people's vision of history. अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं नगुगी वो थियोंगी को लेकर के, नाम ही इतना खतरनाक है, नहीं ना खतरनाक नाम मेल है या फीमेल पता नहीं चल रहा है। अच्छा पूजा, यू आर लुकिंग सेम माई एल्डर सिस्टर। अच्छा मतलब यहां पर छोटी और बड़ी बहनों को भी मैच किया जा रहा है। देखिए नगुगी वो थियोंगी की अगर आप बात करें तो नगुगी वो थियोंगी गाइज वैसे मेल हैं, मैं आपको बता दूं, एक केन्यन ऑथर रहे हैं। ओके, जैसे इनके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लाइक गाइज यू नो कि इन्होंने गिकियू GIKUYU इस लैंग्वेज के लिए काम किया। GIGIKU ये लैंग्वेज है इनकी, तो इस लोकल लैंग्वेज के लिए इन्होंने काम किया। लाइक गाइज ऑलवेज जो ये केन्यन राइटर है ना, तो किंग बीइंग केन्यन राइटर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज नेटिव कल्चर, कॉलोनियल रूल। जैसे देखिए जो कल्चरल इंपीरियलिज्म है, डिस्टॉर्ट्स पीपल्स विजन ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में बातचीत है ना, रिफ्लेक्ट्स निगेटिवली अपॉन द लिटरेचर टॉट टू केन्यन स्टूडेंट्स। देखिए जब किसी कंट्री को कि कोई कंट्री किसी के अंडर में रहती है तो फिर वहां पर जो रूल्स रेगुलेशन लिटरेचर सब कुछ बहुत चेंज कर देते हैं, तो उसी को लेकर के ये काफी वरीड आपको नजर आते हैं। नॉट इन वन वर्क, इन गाइज मोस्ट ऑफ हिज वर्क। जैसे एक इनका वर्क है, नॉवेल आया था वीप नॉट चाइल्ड, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, वीप नॉट चाइल्ड। ग्रेन ऑफ व्हीट, ये भी ग्रेन ऑफ व्हीट, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है ना। एक इनका बहुत ही म्यूजेज ऑफ हिस्ट्री करके लाइक दिस, एक इनका ऐसे भी है म्यूजेज ऑफ हिस्ट्री, है ना। यस बड़ा खतरनाक नेम है ना। यस Who among the following attached himself to the Earl of Nottingham's theoretical company? ये क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी मतलब कंट्रोवर्शियल। विलियम शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लोव, जॉर्ज पील, बेन जॉनसन। हाँ अफ्रीकन लैंग्वेज बेस्ड, बिल्कुल। सो हु अमंग द फॉलोइंग अटैच्ड हिमसेल्फ टू द अर्ल ऑफ नॉटिंघम्स थियोरेटिकल कंपनी? सो अर्ल ऑफ नॉटिंघम्स थियोरेटिकल कंपनी से किसने? देखिए वैसे आंसर आया था क्रिस्टोफर मार्लोव, मतलब जो आपका एनटीए ने आंसर दिया वो क्रिस्टोफर मार्लोव है। लेकिन अगर इसको डीप स्टडी करें और स्टडी करने के बाद एक बात सामने आती है कि नॉटिंघम थियोरेटिकल कंपनी से एसोसिएटेड जो इंसान थे वो थे आपके यस शेक्सपियर भाई साहब, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं रिजेक्ट। ओके, करते हैं इसे रिजेक्ट। देख लीजिए, द कंपनी नोन एज लॉर्ड हॉवर्ड्समैन वॉज फॉर्म्ड इन 1576 बाई चार्ल्स हॉवर्ड, फर्स्ट अर्ल ऑफ नॉटिंघम, सेकेंड बैरन हॉवर्ड ऑफ एफिंघम। After he became Lord High Admiral in 1585, his company was known as Admiral's Men. ये देखिए, they are linked to the first performance of Shakespeare's Richard III. The company was reorganized in 1594. Philip Henslowe as a manager and Edward Allen as their principal actor. Edward Allen उस टाइम पीरियड के काफी वेल नोन एक्टर थे, एडवर्ड एलन, है ना। एंड फिलिप हेंसलोव ही वॉज स्टेज मैनेजर थे। जैसे कि आपने यू नो स्टेज डिजाइनर, जैसे स्टेज डिजाइनर का नाम आपने सुना होगा, क्या नाम था उनका? स्टेज डिजाइनर गए जिसकी बेन जॉनसन से लड़ाई हो गई थी, मेरे माइंड से थोड़ा फिसल रहा है। हाँ ओके, इन 1603 दे केम अंडर द पैट्रोनेज ऑफ Prince Henry and were known as Princess Man. And in 1613, following the prince's death, the Elector Palatine became their patron, and they were renamed the Palatines Men. And the company ceased to
play in 1626 after the death of James I. The admiral's men played at the Rose and later at the Fortune. So these are the name of the theater. पूरा डिटेल इसीलिए मैंने देखिए ड्रॉप कर लिया है ना। तो ये क्वेश्चन, हाँ, इनिगो जोन्स, करेक्ट, इनिगो जोन्स। तो शेक्सपियर राइट आंसर है इसका। वैसे ये है वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को देखने के बाद कहना पड़ता है रे भाई बचाओ मुझे कोई चक्कर आ रहा है ना। तो ये चक्कर आ रहा है टाइप का है। देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर वन इज रीजन। In so far as we are taught how to read, what we engage are not text but paradigms. We appropriate meaning from text according to what we need or desire, or in other words, according to the critical assumption of predispositions that we bring to it. आंसर कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जिसको देखने के बाद कोई बताओ बचाओ मुझे चक्कर आ रहा है ना, ऐसे ही होता है ना। चलिए तो आंसर कर दीजिए फटाफट। आज सुबह से ना मौसम इतना, रात में कल बारिश हुई थी थोड़ा यहाँ प्रयागराज में, तो आज सुबह से मेरा इतना आलसी में हो गया हूं, बस मन कर रहा है कि आज सो लिया जाए, खा लो और सो जाओ बस। पता नहीं क्यों, इसी ऐसे ही मौसम को कहते हैं ना, आज मौसम बेईमान है बड़ा, है ना। तो आज मौसम सच में बेईमान है। सुबह से मैंने इतनी जागने की कोशिश की कितनी बार, फिर भी आज तो मैं वॉक करने भी नहीं जा पाया। डेली तो वॉक करने चला जाता था, आज वॉक करने भी नहीं गया, आलसी हो गया हूं मैं। बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A. As we are taught how to read, what we engage are not text but paradigms. Paradigms होते हैं जो ऑलरेडी हम जानते हैं, है ना। Yes. So we appropriate meaning from text according to what we need. जो हम चाहते हैं टेक्स्ट से मीनिंग वही तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ना। रीडर रिस्पॉन्स थियरी, साथ में आपकी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यही तो सब कहता है। बिल्कुल। Which of the following is not part of Amitav Ghosh's Ibis trilogy? कल संडे है फिर भी आपकी 10 AM क्लास है। If you wish, you can join me live at 10 AM only and only on literature lovers नहीं, only and only on YouTube platform. Okay. So the right answer is the Calcutta chromosome. The sea of poppies, river of smoke and flood of fire. So these are the part of Ibis trilogy. देखिए मैंने एक बाइबल की क्लास ली है और एक ये वाली क्लास ली थी, ट्रिलॉजी बेस्ड। दोनों क्लासेस से क्वेश्चंस आ गए है ना। एक क्लास इज इक्वल टू वन क्लास इज इक्वल टू एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑन योर एग्जाम। मतलब अगर आप मेरी 100 क्लासेस पढ़ लें तो 100 क्वेश्चंस यू कैन करेक्ट, 100 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, है ना। इबिस ट्रिलॉजी वाला पार्ट। नेक्स्ट वन देखिए, व्हेन वाज हारुकी मुराकामीज मेन विदाउट वुमेन पब्लिश्ड। ये देखिए मैंने बताया था ना कि 2000 से लेकर के और 2019 तक के क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। ये देखिए यहां 2019 तक का ईयर दिया हुआ है। अच्छा, मोर देन वन इवन, तो एग्जाम में पेपर, तब तो फिर यतेश एग्जाम में 200 क्वेश्चन मेरे ही आ जाएंगे, है ना। देखिए राइट आंसर है इसके लिए कौन सा वाला, 2017। मेन विदाउट वुमेन 1917 नहीं है, हाँ 2000 यही होना चाहिए ना, 17। 2017 is the second collection of short stories by American, मेरा दिमाग खराब। अच्छा ये Men Without Women ये एक शॉर्ट स्टोरी का नाम है, दिमाग तो खराब ही है मेरा। ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे की स्टोरीज का नाम है ना, और इनका जो वर्क है वो 2017 में आया था। दोनों सही लिखी हुई है चीजें। जैसे अभी एक पोइटिक कलेक्शन भी है, देखिए ये क्या हुआ आपका गाइस,
ये एक नॉवल है बेसिकली, मेन विदाउट वुमेन। तो ये तो आपका नॉवल हो गया, ये शॉर्ट स्टोरीज है। और एक है मैन एंड वुमन, ये एक पोइटिक कलेक्शन है, मैन एंड वुमेन। सो ये गाइज एक पोइटिक कलेक्शन है। किसने लिखा है? ये किसी पोइटिक कलेक्शन लिखा है किसी ने। मैं आपको हिंट देता हूं, या तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग होगा या तो फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग होगा। डिसीजन आपका है, आप बताइएगा। मैन एंड वुमेन, तो ये किसी का बेसिकली एक पोइटिक कलेक्शन है ना, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज और पोइटिक कलेक्शन। आंसर आप कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। विच ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स आर नॉट रिटन बाय मीना अलेक्जेंडर? इन्होंने इतने पोइटिक कलेक्शन लिखे हैं कि इस जन्म में याद नहीं होंगे, ठीक है, इस जन्म में याद नहीं होंगे। सो मीना अलेक्जेंडर, मीना अलेक्जेंडर के गाइज ये दो बेसिकली पोइटिक कलेक्शन है। एक तो ये है नहीं लिखे जिनको इन्होंने, तो ये बी और ई वाला, यानी कि आर्टिकुलेट साइलेंस, और इधर है आपका अ टाइम टू चेंज वाला। ये टाइम टू चेंज इज़किल का है ना, नसीम इज़किल का। रिवर एंड ब्राइड, रा सिल्क एंड स्टोन रूट्स, ये तीनों आपके पोइटिक कलेक्शन हैं जो मीना अलेक्जेंडर के साथ एसोसिएटेड। एंड यू नो, इनके कुछ और मैं पोइटिक कलेक्शन आपको दिखा देता हूं, चेक इट आउट गाइस। ये टाइम टू चेंज देखिए, ये इज़किल का है और ये शिव कुमार का है, आर्टिकुलेट साइलेंस, जो पोएम्स का कलेक्शन है। Now look at these all poetic collection. These all are the poetic collection associated with Meena Alexander. Stone Roots, House of the Thousand Doors, River and Bridge, Illiterate Heart, Ra Silk, Quickly Changing River, Birthplace with Buried Stones, Atmosphere Embroidery, In Praise of Fragments. ये तो वो है जो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। इसके अलावा भी इनके 15-20 होंगे, है ना। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता लोग लिखते इतना सारा कहे लिखते हैं। एक दो बहुत है ना, एक दो ड्रामा लिख दीजिए, एक दो नॉवेल लिख दीजिए, 10-20 पोएम लिख दीजिए। अब लिखने बैठते हैं ये लोग तो फिर ऐसा लगता है कि भाई साहब, मतलब ये तब तक लिखेंगे जब तक शरीर से प्राण ना निकल जाए, है ना। यस, ये बड़ा जरूरी पार्ट है। Who among the following critics appropriates the following statement by Karl Marx? They cannot represent themselves, they must be represented. ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। रुथ वनीता, कमला भाषिन, फ्लारिया एनीस एंड चंद्रा तलपड़े मोहंती। इतना भी नहीं लिखना चाहिए गाइस, ये चंद्रा तलपड़े मोहंती का स्टेटमेंट है। अब कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब इस तरह के स्टेटमेंट, जैसे मार्क्सिस्ट थियरीज से, ये न्यू टाइप के राइटर हैं आपके, और जो न्यू होते हैं देखिए उनमें कभी भी पकड़ नहीं बन पाती। जो आपका लिटरेचर है, लाइक जो ड्राइडन, शेक्सपियर, मिल्टन, बेन जॉनसन, रोमांटिक्स, विक्टोरियंस, ये लिटरेचर में आप 100% पकड़ बना लोगे। लेकिन मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में बड़ी दिक्कतें हैं। Who among the following in the article Flashly School of Poetry attacked the pre-Raphaelites, especially D.G. Rossetti? ये आपको आंसर पता है? चलिए आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। आप लोग आंसर कर डालिए फटाफट। चलिए देखिए, ये फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री, ये एक बेसिकली आर्टिकल लिखा गया था, एंड द आर्टिकल वाज रिटन बाय होम? सो रॉबर्ट बचनन ने लिखा था इसे। कहां है रॉबर्ट बचनन? ये है रॉबर्ट बचनन ने इस आर्टिकल को लिखा था। एंड फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री एक्चुअली इनका क्रिटिसिज्म था, है ना। फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री ये इनका एक निगेटिव क्रिटिसिज्म था फॉर ऑल द प्री रैफलाइट्स। जो प्री रैफलाइट्स का ग्रुप था, उन प्री रैफलाइट्स के ग्रुप के लिए, है ना। हाँ, रॉबर्ट बचनन।
नेक्स्ट वन, who is the author of the essay Three Women's Text and a Critique of Imperialism? अनिया लुम्बा, मीनाक्षी मुखर्जी, सुसान मेयर, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक। Three Women's Text and Critique of Imperialism. Okay. Who is the author of the essay Three Women's Text and Critique of Imperialism? आंसर है आपका गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक। ये भी आपके यूजीसी नेट एग्जाम में अगर इनका नाम ना मिले तो यूजीसी अपने आप को अधूरा समझता है। इनके लिए गाना गा सकते हैं, इश्क अधूरी दुनिया अधूरी, है ना, इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, वो है ना गाना, ख्वाहिश मेरी होगी न पूरी। बाकी आगे पता नहीं क्या है, आगे का आप लोग जोड़ लीजिएगा। असर्शन एंड रीजन गाइस, पढ़ लीजिए इस असर्शन और रीजन को, थोड़ा सा पढ़िए और देखिएगा। प्लीज, तब तक मैं थोड़ा सा बैठ गया हूं। यूजीसी अधूरा, हम भी अधूरे। नहीं, सही है। ये इसीलिए इसकी तो मैंने कहा ना, मैचिंग कर लीजिए कि दर्द दिलों के कम हो जाते अगर हम यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाते, है ना। एक गाना बना दीजिए बढ़िया सा रिमिक्स कोई, दर्द दिलों के कम हो जाते जेआरएफ गरहम हो, ऐसा नहीं, दर्द दिलों के कम हो जाते जेआरएफ गरहम हो जाते, है ना। मस्त रहेगा भाई, मस्त एकदम, जेआरएफ गरहम हो जाते। Yes, Jacques Lacan was radically critical of the Existential psychoanalytical theory. Lacan was expelled from the International Psychoanalytical Association in 1959. वैसे दोनों बातें सही नजर आ रही हैं, क्योंकि जैक्स लाका भाई को एक्सपेल्ड कर दिया गया था, है ना। यस, 1959 में, 1959 में, है ना। यस, लाका वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल साइको एनालिटिकल एसोसिएशन इन 1959, और इसके पहले है जैक्स लाका वॉज रेडिकली क्रिटिकल। नेक्स्ट वन देखिए, अंडर द नेट 1954 इज रिटन बाय जॉन फॉल्स, आयरिस मुनरो, एडमंड गूज। दर्द दिलों के कम हो जाते जेआरएफ गरहम हो जाते। बस चलिए फटाफट, बहुत चालाक हो ब्रो। अंडर द नेट, तो ये अंडर द नेट किसका वर्क लग रहा है? अंडर द नेट ये वर्क एसोसिएटेड है आयरिस मुनरो के साथ, है ना। यस, आयरिस मुनरो, 1954 का ये नॉवल है, आयरिस मुनरो ने इसे पेन किया है ना। यस, सेटिंग इसकी लंदन में मिलती है, एंड यू कैन सी स्ट्रगल ऑफ अ यंग राइटर जिसका नाम था जैक डोनाग ह्यू, जैक डोनाग ह्यू, है ना, बिल्कुल, आयरिस मुनरो, ये इन्हीं पर बेस्ड है। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट? क्या बात है, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। चलिए आंसर करें। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, देखिए ट्रैक्टेरियन मूवमेंट से जो ये क्वेश्चन आया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू नो गाइस, जो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट है
ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का ही एक दूसरा नाम है, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। जैसे कि आप देखते हैं कि जो प्यूरिटन टाइम पीरियड था आपका, प्यूरिटन टाइम पीरियड, सो प्यूरिटन टाइम पीरियड में एक नेम है प्यूरिटन इंटरगनम, है ना? यस, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, है ना? यस। सो देखिए, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से एसोसिएटेड लीडर जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन केबल, एडवर्ड पुसी। यहां पर है क्या कहीं? देखिए बी सी डी सही है, आइए देखते हैं बी सी एंड डी। द अदर लीडर्स ऑफ द मूवमेंट वर पॉल न्यूमैन एंड आर एच फ्रॉन्ड, ये लोग भी थे, ठीक है। द मूवमेंट बिगिन विद सरमन बाई जॉन केबल, तो ये देखिए जॉन हेनरी न्यूमैन एंड जॉन केबल, तो ये जॉन केबल है। पुसी गेव द मूवमेंट कोहेशन, फेम एंड नेम, सो एडवर्ड पुसी ही गेव द मूवमेंट नेम एंड फेम, तो यहां पर ये देख लीजिए एडवर्ड पुसी के बारे में भी लिखा हुआ है ना? अब समझ में आ गया कि यही ट्रैक्टेरियन, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, है ना? ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। देखिए हमें लगता है कि अगर इंडियन नाम होते तो ज्यादा इजी हो जाता। आप खुद सोच करके देखिए, हिंदी लिटरेचर है, सो हिंदी लिटरेचर से जो यूजीसी देते हैं तो वो तो इंडियन नेम ही है ना, बट इट्स नॉट टू इजी, लगता बहुत है। किम्बर्ले क्रैंसास टर्म इंटरसेक्शनलिटी इज वाइडली यूज्ड फॉर academic deterioration, racial justice, peace formation, complex construction of power, identity politics. किम्बर्ले क्रैंसास टर्म इंटरसेक्शनलिटी, तो इंटरसेक्शनलिटी की अगर बात करें, रेशियल जस्टिस एंड कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड है। बेसिकली क्या है इंटरसेक्शनलिटी? इंटरसेक्शनलिटी इज एसोसिएटेड विद अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ अ पर्सन्स सेक्स, रेस, ईटीसी। जैसे कई बार हम लोग अनफेयर लोगों को ट्रीट करते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसका सेक्स अलग है, मेल है या फीमेल है, उसकी रेस अलग है, जैसे कोई काला गोरा है, नीग्रो है, रेड इंडियन है ना? या फिर जैसे इंडिया में देख लीजिए कि इंडिया में तमाम सारी ट्राइब्स हैं एंड यू नो कि जो ट्राइबल लोग हैं तो उनका अलग पैटर्न और चीजें रहती हैं, है ना? यस, तो ये यहां पर चीज अलग है। ओके, यस। इंटरसेक्शनलिटी इसेंशियल राइटिंग्स, बुक बाय किम्बर्ले क्रैंसा, देखिए इनकी बुक ही थी ये। Term was coined in the year 1989 by Kimberley Williams Crenshaw. The concept of intersectionality describe the ways in which a system of inequality based on gender, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity, disability, class, other forms of discrimination. मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसी को इंटरसेक्शनलिटी ये टर्म के साथ किम्बर्ले क्रैंशा ने से डिपिक्ट किया है ना? yes. अभी भी बहुत सारे प्लेसेस में ऐसा होता है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स एसोसिएटेड विद द टर्म contrapuntal reading? Mikhail Bakhtin, Edward Said, Roland Barthes, Jacques Derrida. Hello, good evening, good morning and pranam. गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम। वाओ, आ जाइए जल्दी से, फटाफट लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है एडवर्ड साइद, है ना? यस। कॉन्ट्रापंक्चुअल एनालिसिस डेवलप्ड बाय एडवर्ड डब्ल्यू साइद is used in interpreting colonial text considering the perspective of both the colonizer
एंड कॉलोनाइजर। तो जो कंट्रा पंक्चुअल है बेसिकली इसको पंक्चुअल जो टर्म है इस टर्म को किसने यूज किया? एडवर्ड साइड ने। किस लिए? हैविंग द प्रोस्पेक्टिव ऑफ कॉलोनाइजर्स एंड दोज हु कॉलोनाइज्ड, दोनों के पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं। विच राइटर डज नॉट बिलोंग टू द एंग्री यंग मैन मूवमेंट? क्या बात है, जॉन ऑसबॉर्न वैसे ये बिलोंग करते होंगे, किंग्सले एमिस तो बिलोंग ही करते हैं, फिलिप लार्किन, सीमस हीनी, फिलिप लार्किन भी बिलोंग करते हैं बट नॉट सीमस हीनी, है ना, ये आयरिश थे सीमस हीनी। सीमस हीनी वॉज आयरिश एंड ही ट्रांसलेटेड ब्यूवुल्फ, है ना, मॉडर्न ट्रांसलेशन ऑफ ब्यूवुल्फ डन बाय सीमस हीनी, तो सीमस हीनी ने ही ट्रांसलेट किया था। हाँ यस, देखिए ये कौन कौन से हैं आपके एंग्री यंग मैन मूवमेंट से एसोसिएटेड पोएट? किंग्सले एमिस, जॉन अर्डन, स्टैन बारस्टो, एडवर्ड बॉन्ड, जॉन ब्रेन, माइकल हेस्टिंग, टॉमस हिंडे, स्टुअर्ट हॉल रॉयड, बिल हॉपकिंस, बर्नार्ड कॉप्स, जॉन ऑसबोर्न, हैरोल्ड पिंटर, एलन सिलिटो, डेविड स्टोरी एंड नीथ टेनन, जॉन वेन, केथ वाटरहाउस, अर्नोल्ड वेस्कर, कॉलिन विल्सन एंड फिलिप लार्किन। सो ये हैं गाइस, है ना, ग्रेट। दीज आर द एंग्री यंग मैन मूवमेंट राइटर्स। गजब है ना। किसी को अगर ट्रेन में बैठना हो तो ट्रेन आ चुकी है, कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन नंबर 10064, है ना आ चुकी है बिल्कुल एकदम प्लेटफॉर्म पर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज आइडेंटिफाइज मेटोनमी एंड मेटाफर एज टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज? फॉर्मलिज्म से, है ना, क्वेश्चन जो है आपका कहां से आ गया? ये फॉर्मलिज्म, हाँ यस, फॉर्मलिज्म से ये क्वेश्चन है। चलिए आंसर कर दीजिए। चलो इसी ट्रेन में यूजीसी नेट जेआरएफ पहुंचाने वाली, वाह क्या बात है। Which of the following theorist identifies metonymy and metaphor as two fundamental structure of language? So ये metonymy and metaphor ये basically, है ना, फॉर्मलिज्म से रोमन जैकोब्सन ने मेटाफर और मेटोनमी के कॉन्सेप्ट को एसोसिएट किया था, है ना, रोमन जैकोब्सन, यस, रोमन जैकोब्सन, राइट आंसर यही है आपका। ये फिर से देखिए स्टेटमेंट, कंपैरेटिव लिटरेचर इज ए स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर, नेशन एंड जॉनर, and it explores the inherent relationship between literature and other forms of cultural exploration. In the study of literature and culture, the importance of methodology is secondary. Comparative literature is a study of different culture, nation and genre, explores the inherent relationship between literature and other forms of cultural exploration. देखिए जैसे कंपैरेटिव स्टडी की जाती है ना, कंपैरेटिव स्टडी, तो कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है? इज ए स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, हाँ बिल्कुल डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी हो जाती है ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट इसीलिए किया जाता है। In the study of literature and culture, the importance of methodology is secondary. नहीं, ये प्राइमरी होता है गाइस। Which method you are using, so that is actually primary, है ना, that is actually primary, इसीलिए हाँ ठीक है, ग्रेट। आइए अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। आइडेंटिफाई द पोएम is termed as pastoral elegies। देखिए इनमें से कौन सी pastoral elegies है? मैंने pastoral elegies को कई बार समझाने की कोशिश की, है ना, हाँ, pastoral elegies मैंने कई बार आपको समझाया। Lycidas, in memory of W.B. Yeats, Aeneas, Thyrsis, in memoriam। Identify the poem is termed as pastoral elegies।
लिसिडस है, तो देखिए पहली बात तो लिसिडस पेस्टोरल है, इन मेमोरी ऑफ WBH ये नहीं है। एडनिस पेस्टोरल है, थायरसिस पेस्टोरल है, इन मेमोरियम नहीं है, मतलब ACD जिसमें आंसर हो वही वाला सही होगा, सी ऑप्शन है ना। यस, पेस्टोरल एलिजीज में एक क्वालिटी होती है और उसी क्वालिटी से आप समझ जाते हैं कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल एलिजी, ये पेस्टोरल है। कौन सी वाली क्वालिटी होती है वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट। देखिए एक क्वालिटी जो होती है वो ये होती है, लाइक यू विल फाइंड, यस यू विल फाइंड अ सेफर्ड इज देयर, सेफर्ड होगा उसमें 100%, एक सेफर्ड होगा और वो जो सेफर्ड होगा वो लैमेंट करेगा ऑन डेथ ऑफ हिज फेलो सेफर्ड, मतलब अपने साथी की डेथ पर लैमेंट करता हुआ वो नजर आएगा, है ना, अपने साथी की डेथ पर लैमेंट करता हुआ वो नजर आएगा। हाँ, सो देखिए स्पेंसर की एस्ट्रोफेल, मिल्टन का लिसिडस, शैलीज, एडनिस, अर्नोल्ड, थायरसिस एंड स्कॉलर जिप्सी, एडमंड स्पेंसर्स द सेफर्ड्स कैलेंडर, ये सारी आपके बेसिकली उसी पैटर्न में मानी जाती है। Which of the following denote the three phases of literary feminism according to Ellen Showalter? ये मेरे जो मैं गाइज आपको फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पढ़ाता हूं तो उसमें 3 स्टेजेस दी गई है ना। हाँ, आफ्टर डेथ नहीं प्रियंका, डेथ के एलिजी भी जो नॉर्मल एलिजी होती है ना वो भी आफ्टर डेथ ही लिखी जाती है। दिस इज द मैटर ऑफ पेस्टोरल एलिजी, ठीक है। हाँ, आफ्टर डेथ तो दोनों पेस्टोरल एलिजी एंड नॉर्मल एलिजी दोनों आफ्टर डेथ ही लिखी जाती हैं, ठीक है। बट जो नॉर्मल एलिजी होती है उसमें लैमेंट मिलेगा बाय द पोएट और बाय द कॉमन मैन, बट जो पेस्टोरल एलिजी होती है उसमें सेफर्ड लैमेंट करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस बताई थी, और अगर 3 स्टेजेस आपको याद होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। फेमिनिन बताया था मैंने, फिर बताया था फेमिनिस्ट, और तीसरी बताई थी फीमेल, याद है। These stages associated with मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट नहीं, एलन शोवाल्टर के साथ एसोसिएटेड हैं these 3 stages, ठीक है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के साथ नहीं। एलन शोवाल्टर सी टोल्ड दैट देयर आर 3 stages, फेमिनिन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल स्टेज। मेरे नोट्स चेक कीजिएगा, नोट्स में जहां पर एलन शोवाल्टर के बारे में बता रहा था वहां पर मिलेगा आपको, है ना। यस, ये देखिए feminist stage, women rights writers imitate men, feminist women advocate minority rights and protested, the female focus is now on women's text as opposed to merely uncovering misogyny in men. Next one, who among the following is not a recipient of Nobel Prize for Literature? कौन है जिसको नोबेल प्राइज लिटरेचर वाला नहीं मिला? मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था, देखिए तीनों स्टेजेस के बारे में समझाया था। हाँ, एक देखिए बात ये जरूर है, जब आप ध्यान से नोट्स वगैरह पढ़ेंगे मेरे वाले, तो आप ये मानिए कि 70% 80% आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, बस थोड़ा पढ़ेंगे ढंग से, समझेंगे ढंग से, तब ये ध्यान रहे आपको पॉइंट्स। तब देखिए आंसर गाइज यहां पर अगर देखें, सो विंस्टन चर्चिल 1953, टीएस एलियट 1948, डब्ल्यूएच ऑर्डन को सिर्फ रिकमेंड किया गया था, मैडम क्यूरी 1903 1911 साइंस की फील्ड में। तो यहां पर क्या है, इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो यहां अगर नॉट है, हाँ, तो नॉट में डब्ल्यूएच ऑर्डन होना चाहिए, करेक्ट। बाकी तो है, बाकी ने तो रिसीव किया ना, यहां पर डब्ल्यूएच ऑर्डर ने नहीं लिया, लेकिन मैडम क्यूरी गई ये साइंस के साथ एसोसिएटेड है। यहां पर क्या है, लिटरेचर भी पूछा गया है, देखिए, तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, गलत हो गया ये क्वेश्चन, है ना। यस, नेक्स्ट वन,
Given below are two statements. One is labeled as assertion and another one is reason. Roland Barthes described two basic categories of text. The readerly, देखिए ये रोलैंड बार्थ की मैंने बताया था, रीडरली टेक्स्ट और राइटरली टेक्स्ट, है ना, अगर याद हो. सर डू यू कंप्लीटेड पीएचडी? मैं मतलब जब कोई मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है तो थोड़ा आंसर देने में अनकंफर्टेबल, लेकिन ये समझिए कि ठीक है, मैंने पीएचडी नहीं किया लेकिन मेरे बच्चे बहुत पीएचडी कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोफेसर बन चुके हैं. कोई पूछता है सर आप प्रोफेसर हैं, कोई पूछता है सर आप इतने ही बड़े ज्ञानी हैं तो प्रोफेसर क्यों नहीं बन गए? तो मेरा उनके लिए जवाब ये है, क्या जवाब दे दूं? छोड़िए, पीएचडी नहीं किया मैंने, और पीएचडी करने का ज्यादा टाइम भी नहीं मिला मेरे पास कि मतलब बहुत टाइम होता इनफ तो मैं जा करके इंस्टीट्यूशन. पीएचडी में ऐसे ही कर सकता हूं कि कहीं एडमिशन ले लो, जाना ना पड़े, तो ऐसे टाइप ही पीएचडी हो पाएगी मेरी. ठीक है, और बाकी मैं प्रोफेसर क्यों नहीं बना, उसके पीछे यह है कि मैं बना ही नहीं, है ना. मैंने जॉब नहीं करी, बस ये समझिए, ना मैं करूंगा, मतलब जहां तक मेरा अपना है ना जहां तक मेरा मतलब सोचना है कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, मुश्किल है. Roland Barthes describes two basic categories for text as readerly and writerly. Language is window through which one sees the word. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer. तो देखिए राइट आंसर हमें करना है. Both A and R are correct, but and R is the correct explanation of A, और R correct explanation है A का. रीडरली टेक्स्ट मतलब जो रीडर अपने हिसाब से पढ़ता है, राइटरली जो होती है गाइज, सो राइटर जो अपने हिसाब से लिखता है. यस, ये वाली वही बात है कि जैसे कोई सिविल सर्विस के लिए आप अगर पढ़ने जाओ कभी, और अगर आप पूछो कि जो सिविल सर्विस के लिए पढ़ाते हैं कि सर आप ये बताइए कि आप आईएएस क्यों नहीं बन रहे हैं, बन गए, हमें पढ़ा रहे हैं, तो जब वो आईएएस बन जाएगा तो आपको पढ़ाएगा काहे के लिए. और दूसरी बात, हो सकता है कि वो आईएएस ना बनना चाहता हो. देखिए ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि यार मतलब ऐसे कैसे कोई बनना नहीं चाहता होगा. हाँ, होते हैं ऐसे लोग जो नहीं बनना चाहते हैं, सिर्फ उनको बनाने पे भरोसा है. खैर, सो ये गाइस देखिए, लिजिबल एक वर्ड और भी यूज किया था, लिजिबल और स्क्रिप्टेबल. स्क्रिप्ट करता कौन है? राइटर. और लिजिबल मतलब जिसको रीडर रीड करता है तो वो उसे बेसिकली डीकोड करता है ना. यस, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन अमंग द फॉलोइंग. अरुण कोलाटकर uses colloquial speech in his poem. Kolatkar envisioned abstract qualities to paint a picture of life of his own kind. The poem Boat Ride by Kolatkar talks about ride in the Ganges. Private poem in public garden is composed by Dilip Chitre. In Ethiopia is a poem on Africa by Arun Kolatkar. Yeah, guys, देखिए आप लोग क्वेश्चन आंसर देखते चलिए. ए बी एंड डी. अरुण कोलाटकर यूजेस कॉलोकियल. कॉलोकियल का मतलब होता है हाई कन्वर्सेशनल लैंग्वेज. कोलाटकर इनविजन्स एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज टू पेंट अ पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ हिज ओन काइंड. ये सही है. और इसके बाद आपका डी, प्राइवेट पोएम इन पब्लिक गार्डन. एक अरुण कोलाटकर की गाइज एक और पोइटिक कलेक्शन है, एग्जाम में आपके आया था जेजुरी. सुना है आपने? जेजुरी, JEJURI, जेजुरी. शायद ये एक प्लेस है ना. हाँ, ये बेसिकली जेजुरी जो है अरुण कोलाटकर की पोइटिक कलेक्शन है. जैसे कैंटरबरी टेल्स में जाते हैं ना पिलग्रिम्स, दे आर गोइंग टू द होली प्लेस,
ऑन द सेम वे जेजुरी में भी कुछ ऐसी ही एक जर्नी है, और जेजुरी के बारे में शायद अगर आप महाराष्ट्र साइड से होंगे तो आपको पता होगा, है ना। The writer and word by V.S. Naipaul is a novel travelogue collection of essays non-fiction. V.S. Naipaul, देखिए ये आपके एग्जाम में आने वाले वो राइटर हैं जो बहुत ही आते हैं। ये नॉवल है, ट्रैवलॉग है, कलेक्शन ऑफ एसेज है, नॉन फिक्शन है। तो आंसर आता है गाइस कि ये कौन है, सॉरी ये क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ एसेज, है ना। द राइटर एंड द वर्ड 2002 में आया था, एसेज का एक कलेक्शन है। नॉन फिक्शन आप कह सकते हैं, यूनिट नंबर 4 नॉन फिक्शन से क्वेश्चन, नॉन फिक्शन यूनिट नंबर 4। टोल्कापियम इज अ बुक ऑफ ग्रामर एंड पोइटिक्स रिटन इन, ये काफी फेमस है, जीके जीएस टाइप का क्वेश्चन है कि टोल्कापियम जो है ये एक ग्रामर बुक है जो बेसिकली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। जीके जीएस में मिलता है। देखिए टोल्कापियम जो गाइज ये वर्क है ना, तो ये एक बेसिकली तमिल लैंग्वेज का वर्क है, तमिल लैंग्वेज का। देखिए आपके एग्जाम में ऑन यूजी सीनेट एग्जाम या तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, है ना, और बंगाली हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, ऐसी लैंग्वेजेस से मतलब एक दो प्रश्न जरूर आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे मतलब इन लैंग्वेज राइटर्स से जरूर आते हैं। या तो हिंदी राइटर होगा जैसे लाइक मुंशी प्रेमचंद, संस्कृत भी हो सकता है, संस्कृत देखिए अभी आपने देखा था ना, संस्कृत कालिदास, हिंदी में जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मुंशी प्रेमचंद्र क्वेश्चन पूछे गए हैं। तमिल तो तमिल में तो आप देख ही रहे हैं टोल्कापियम, तेलुगु में, तेलुगु का मुझे याद नहीं है लेकिन आए जरूर होंगे, कन्नड़ में, बंगाली में महाराष्ट्री, है ना, यस महाराष्ट्री, जैसे सांतला कोर्ट चालू है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपने देखे हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये कौन सी लैंग्वेज से आ जाए, हाँ एक जरूर मैं गेस दे सकता हूं, इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ दीज लैंग्वेजेस जो भी होंगे, इंपॉर्टेंट राइटर। जैसे देखिए अभी एक बार शकुनी के बारे में आया था ना, महाभारत एंड शकुनी, शकुनी महाभारत के, है ना, तो उससे आया था। तो ऐसे आते रहते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुंशी प्रेमचंद्र, शायद मोहन राकेश आए हैं नहीं, पर हो सकता है। फाइंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म अपोरिया, ये कॉन्सेप्ट डेरिडा वाला, डेरिडा का ये कॉन्सेप्ट कई बार, है ना, इट डेनोट्स स्पीकर्स और कैरेक्टर्स डेलिबरेशन ऑन एन इरिजॉल्वेबल क्वेश्चन, हाँ, द स्टेट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी, द स्टेट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी, ओके, यस, स्टेट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी मतलब जब डिसाइड ना कर पाए, है ना, यस। मैचिंग है, देखिए डोनाल्ड डेवी, फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, जॉन वेन। अब देखिए यहां पर फिर से आपके किंग्सले एमिस आ गए, फिलिप लार्किन आ गए, बड़े रिपीटिशन टाइप है ना। तो एक बात याद रखिए, लार्किन जैसे एग्जाम में बहुत आते हैं, एमिस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे राइटर्स को नोट डाउन कर लिया करिए। जब मैं कहा करूं ना ये बहुत आते हैं, तो प्लीज नोट डाउन कर लिया करिए, फ्यूचर में आपके पढ़ने के काम आते हैं। यहां पर मैचिंग करना है हमें कि कौन सा किसका वर्क है। सो अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, हाँ सॉरी, डोनाल्ड डेवी, डोनाल्ड डेवी का वर्क है द शायर्स। देन हाँ, फिलिप लार्किन, द नॉर्थ शिप एंड किंग्सले एमिस। सो अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, जॉन वेन, हरी ऑन डाउन, जॉन वेन, हरी ऑन डाउन, है ना, यस। फिलिप लार्किन, द नॉर्थ शिप, जॉन वेन का हरी ऑन डाउन है, ये सब जानते हैं। नेक्स्ट वन,
आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन अमंग द फॉलोइंग: स्पॉन्डी, फिरिक, एम्फीमैसर, कोरिएम्बस। आंसर। एंड देन लास्ट है ट्रोकेई। ये जैसे होता है ना मीटर से, जो आपके बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होते हैं ना, मीटर, मीटर, राइम, रिदम, डिक्शन, उससे जो क्वेश्चन आते हैं तो ये मीटर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, मीटर्स पर बेस्ड है ना। देखिए मीटर्स में अगर आप देखें तो बी सी डी राइट आंसर है। फिरिक कंसिस्ट ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है, यस। एम्फीमैसर इट इज अ मीट्रिकल फुट ऑफ 3 सिलेबल्स। और अगर डी देखें आप, सो दिस इज कोरिएम्बस, इट इज अ फुट ऑफ वर्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो अगर आप ये पढ़ना है ना तो आप वो पढ़ लीजिए, आयम्बिक, ट्रोकेई, है ना, स्पॉन्डी, डैक्लिक, एनापेस्टिक, फिरिक, स्पॉन्डी, ये सारा कुछ अगर आप पढ़ लेंगे, कोरिएम्बस, एम्फीमैसर, तो आपका सारा ये क्लियर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ लिटरेचर ऑफ देयरऑन? ये देखिए फेमिनिज्म में ये इस तरह के वर्क पूछते हैं। सांद्रा गिलबर्ट एंड सुसान गुबार, इनका गाइस दूसरा है, कौन सा है? सांद्रा गिलबर्ट एंड सुसान गुबार, मैड वुमेन इन एटिक। एलन शो वाटर, ये इन्हीं का लग रहा है मुझे, है ना, एलन शो वाटर का ही है ये, अ लिटरेचर ऑफ देयरऑन। वर्जीनिया वुल्फ, रूम ऑफ वन सॉन, रूम ऑफ वन सॉन। सिल्विया प्लाथ, डैडी वगैरह है। और अभी देखिए सिल्विया प्लाथ रिसेंट में आपके एग्जाम में आई थी। नेक्स्ट वन, सो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन द फॉलोइंग लाइन्स, येट आई डाउट नॉट थ्रू द एजेस वन इंक्रीजिंग पर्पज रन एंड द थॉट्स ऑफ मैन आर वाइडन विद द प्रोसेस ऑफ द सन्स। ये किसकी लाइन है? गाइस लाइन छोड़ दीजिए, क्या इसमें बेसिकली रिफ्लेक्ट किया गया है? टेबल, हाँ एक टेबल बनाया था, उसी टेबल में तमाम सारी ये चीजें मैंने डिस्कस भी करी थी, तो अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा। यूटिलिटेरियनिज्म पर बेसिकली गाइस ये डिस्कशन है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के लक्सले हाल से ये लाइंस हैं, LOCKSLEY एंड HALL, लक्सले हाल से। लक्सले हाल इनकी एक पोयम है, उसी पोयम से है यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट भी। आयरनी, सिमली, एंटीथेसिस और एसोनेंस, तो बस यहां पर आपको फटाफट मैच कर देना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लगाने की ज्यादा दिमाग जरूरत है ना? बिल्कुल भी नहीं। विलिंग टू वुंड एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक, इट इज ट्रूथ। अब ये देखिए इट इज ट्रूथ, ये आयरनी है, बी को फर्स्ट से मैच कर दीजिए। देखिए बी फर्स्ट कहां पर मैच होता है, ये वाला। बस छोड़ दीजिए सब कुछ, छोड़ दिए हमने वो रास्ते जिन रास्तों से हम थे गुजरे। इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, वही समझ गए ना आप, क्या नाम था उनका? जैन ऑस्टिन। जैन ऑस्टिन सी रोट अ वर्क named Pride and Prejudice, and these are the opening lines from Pride and Prejudice. These are the opening lines from Pride and Prejudice, isn't it? याद आ रहा है? हाँ, यस। अब देखिए इसके बाद ए ऑप्शन, ए को willing to wound, afraid to strike, एंटीथेसिस, है ना। विलिंग टू वुंड, मन तो कर रहा है कि वो घायल कर दे, लेकिन हमला करने से डरता है। Thou still unravished bride, so thou still unravished bride of quietness, thou foster child of। तो यहां पर अगर आप देखें सी वाले में तो आपको एसोनेंस नजर आ रहा है, रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड। आई स्मैश्ड हाई कम फ्लोटिंग बाई सी एमराल्ड, तो देखिए यस यहां पर एज है, एज ग्रीन एज एमराल्ड, सिमली हो गया, खत्म कहानी। दिमाग लगाओ, आंसर ले आओ, फटाफट दिमाग लगाओ और आंसर ले आओ, है ना। वैसे दिमाग लगा करके आंसर लाना एक अलग ही बात है, बड़ी बात होती है बेसिकली। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट वन, चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बाय मार्गरेट एटवुड। लेडी ओरेकल, द ब्लाइंड असेसिन, हैंडमेड टेल, द टेस्टामेंट्स, अहास ग्रेस, या एलियास ग्रेस है, कुछ करके ऐसे ही है।
नहीं, अभी खत्म नहीं है, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो राइट आंसर क्या आने वाला है देख लीजिए प्लीज। लेडी ओरेकल, एलियास ग्रेस है, मैंने बताया ना, ALIAS है ये। सो लेडी ओरेकल, हैंडमेड टेल, एलियास ग्रेस, ब्लाइंड असैसिन एंड टेस्टामेंट्स। मैंने बताया था ना 2019 तक के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आजकल। 2019, देखिए आप लोग पेपर तो देखते हैं लेकिन आप इतना अच्छा वो नहीं लगा पाते कि कहां से कैसे किस तरह से किस ईयर तक। हम लोग बैठ करके यही सब करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाना है ना। यस, नेक्स्ट वन देखिए, आइडेंटिफाई द वन दैट हैज नॉट बीन पेयर्ड करेक्टली। क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस, जेफरी हार्टमैन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, रोलैंड बार्थ, पोइट्री एंड रिप्रेशन, हैरोल्ड ब्लूम, स्ट्रेंजर्स टू आवरसेल्व्स। तो यहां पर आपको जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, सो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये आपके 2023 में भी आया था, याद है आपको? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन एसोसिएटेड विद मिशेल फूको, है ना, मिशेल फूको के साथ एसोसिएटेड है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। बाकी देखिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके, अभी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है, वो रिमेनिंग क्वेश्चन आपकी कल की क्लास में होंगे। 104 स्लाइड तक हमने पूरा किया है ना, 104 स्लाइड्स तक पूरा किया है। बाकी का अगली क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। सो प्लीज गाइज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप। 8 PM आपकी फ्री क्लास होगी आज फिर से, 8 PM ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप। ठीक, लिंक कहां पर मिलेगा आपको? टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा, नहीं मिलता सो प्लीज डाउनलोड अनअकैडमी द लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और चूज योर गोल NTA UGC नेट सेट एग्जाम्स। मोबाइल नंबर डाल के अपना साइन इन कीजिए एंड देन यू कैन एंजॉय माय फ्री क्लासेस एज वेल ऑन द ऐप। अगर पेड क्लासेस चाहिए तो 25% डिस्काउंट है 20 से लेकर के 24 अप्रैल तक। आज है 22। आपको यूज करना है कोड राजवीर लाइव, जो बेसिकली राजवीर मेरा नाम है और लाइव मैं आपको पढ़ाता हूं, इसीलिए राजवीर लाइव, है ना। Yes. Apply this one code and get flat 20% off on your Unacademy courses. So thank you so much बच्चा पार्टी। अच्छा लगा वैसे पढ़ के, आपको कैसा लगा डेफिनेटली जरूर बताइए। ठीक लगा ना? कल रिमेनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 2022 वाला पेपर हो जाएगा ये। शिफ्ट 1, देन शिफ्ट 2 चलेगा तो शिफ्ट 2 को पूरा पढ़ेंगे, देन 2021 पर आ जाएंगे, 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे इन दिस वे गाइज। क्योंकि देखिए मैं आपको कितने पेपर सॉल्व करवा दूंगा, तो देखिए मैंने 200 वो करवा दिए हैं और अभी 200 करवाऊंगा, फिर आपके 2021 के शायद 200 ही हैं, तो वो हो गए। और इसके बाद 2021 के बाद 2020 के भी अप्रोक्सीमेटली 200 नहीं होंगे, ये 400 होंगे। कितने सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, 400 और फिर से होंगे 400 आपके लिए। सो ये कितने हो गए? 8, 10, 12, 1400, इतने क्वेश्चन आपको मेरे साथ सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा, है ना। कोड चेंज हो गया, हमने तो AKS राजवीर डाल के लिया था, यतेश AKS राजवीर भी है, दोनों कोड हैं, AKS राजवीर एंड एज वेल एज राजवीर लाइव। जब भी मैं इस चैनल पर पढ़ाऊंगा अनअकैडमी लाइव NTA UGC नेट, इस वाले YouTube चैनल पर ऑन YouTube प्लेटफॉर्म, तो मेरा कोड होगा राजवीर लाइव, है ना। और जब भी मैं अपने चैनल के थ्रू पढ़ाऊंगा या फिर मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूं, जैसे पेड क्लासेस होती है ना ऐप पर, सो वहां पर आपको AKS राजवीर कोड मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। अच्छा लगा आपसे मिल करके। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।